साथियों नमस्कार, मैं महेश चंद्र कौशिक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का वीडियो मेरी एल्केमिस्ट विधि के बारे में है। मैंने बहुत रिसर्च और बहुत शोध की इस विधि के ऊपर। असल में इस विधि का नाम एल्केमिस्ट क्यों पड़ा, पहले तो ये दिखा देता हूँ। ये किताब है मेरे पास, देखिए ये पाओलो कोएल्हो की किताब है एल्केमिस्ट, और ये हिंदी भाषा में है, और लेकिन विश्व की 80 भाषाओं में इसका अनुवाद हो चुका है। किसी जीवित लेखक की, लेखक जीवित है, ब्राज़ील के लेखक है ये, किसी जीवित लेखक की आज तक की सबसे ज़्यादा भाषाओं में अनुवाद होने वाली ये एकमात्र पुस्तक है, और 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ 10 पुस्तकों में इसका नाम, एल्केमिस्ट पुस्तक का नाम शुमार होता है। तो इसके ऊपर आधारित मैंने इसका नाम क्यों रखा, इसकी किताब का सार ये है कि इसके अंदर एक गडरिया की कहानी होती है। वो गडरिया खजाने की तलाश में पिरामिड तक जाता है, और पिरामिडों को जब वो खोदना चालू करता है तो वहाँ डाकुओं के सरदार उसको पकड़ लेते हैं। डाकुओं सरदार उसकी पिटाई करता है। ये बिल्कुल शॉर्ट में कहानी बता रहा हूँ, बाकी तो आप पुस्तक पूरी पढ़ेंगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। इसमें बहुत सी सार बातें छुपी है, आत्मज्ञान की, तत्व ज्ञान की बातें भी पुस्तक बताती है। इसका लिंक मैं आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। लेकिन मैंने आज की शेयर मार्केट की विधि का नाम एल्केमिस्ट विधि क्यों रखा है, सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो उस गडरिये को डाकुओं का सरदार पिरामिडों की खुदाई करते समय पकड़ लेता है, उसको मारता है, पूछता है कि भाई यहाँ तक क्यों आया। वो कहता है मैं खजाने की तलाश में आया हूँ। तो उन्होंने पूछा कि तेरे को क्या पता यहाँ खजाना है। उन्होंने कहा मुझे सपना आता था बार बार कि यहाँ पे खजाना है। जैसे आपको बार बार सपना आता है कि शेयर मार्केट में खजाना है, आप भी शेयर मार्केट में इसीलिए खजाने की तलाश में ही जाते हैं। बार बार शेयर खरीदते हैं, फिर उसको एवरेज आउट करते हैं, वो गिर जाता है, फिर उसके बढ़ने की उम्मीद करते हैं। कभी लोग कहते हैं स्टॉप लॉस लगाओ, आप लॉस बुक करते हैं। कभी कहते हैं प्रॉफिट बुक कर लो, आप प्रॉफिट बुक करते हैं। तो सारा दिन वो गडरिया जीवन भर परेशान होता रहा। इतनी सारी किताब में ये बातें बताई गई है। तो उस गडरिये की तरह अपने भी शेयर बाजार में परेशान होते रहते हैं। और लास्ट में जब उसने खजाना खोदना चालू किया तो डाकू सरदार ने कहा कि मेरे सामने खोदो, मैं अभी, आप खजाना निकालो, खोद के हम लेके जाएंगे। तो उसको कोई खजाना मिला नहीं, और बार बार पिटाई की उसकी। फिर आखिर तंग आ गए। डाकुओं ने कहा हम तेरे को जिंदा छोड़ के जा रहे हैं। डाकू सरदार ने कहा लेकिन एक बात बता देते हैं कि तू बहुत मूर्ख आदमी है। मुझे भी सपना आता था। डाकू सरदार ने कहा मुझे भी सपना आता था कि फला फला देश के अंदर एक गडरिया रहता है, वो भेड़ें चलाता है, वो जिस चिनार के पेड़ के नीचे बैठता है उसी पेड़ के नीचे खजाना दबा हुआ है, खजाना सारा उसी पेड़ के नीचे दबा हुआ है। तो मैं तो तेरी तरह मूर्ख नहीं था, मैं तो इतनी दूर नहीं गया निकालने के लिए। ये कह के डाकू सरदार उसको छोड़ के चले गए। लेकिन उस गडरिये को खजाने का रहस्य मालूम चल गया। उसको पता चल गया कि असली खजाना उसी जगह पर था जहाँ वो बैठता था। तो अपने भी क्या करते हैं, शेयर बाजार में इतनी तलाश करते हैं, लेकिन जब निफ्टी गिरता है तो अपने सबके शेयर गिरते हैं। जब निफ्टी बढ़ता है तो सभी के विधियों के शेयर परफॉर्म करते हैं। कोई भी कैसी भी अच्छी विधि आपने देखा होगा, निफ्टी के गिरने पर अच्छी से अच्छी विधि के शेयर भी गिरते हैं। अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड भी गिरता है, कैसा भी म्यूचुअल फंड हो। निफ्टी गिरता है तो अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड भी गिरता है, और निफ्टी बढ़ता है तो अच्छे से अच्छा म्यूचुअल फंड भी बढ़ता है। लगभग ये निफ्टी के साथ साथ ही परफॉर्म करते हैं। तो खजाना तो वही छुपा है, उस निफ्टी में छुपा है। तो यदि हम निफ्टी में ट्रेड करके भी वही फायदा कमा सकते हैं, उससे कम नुकसान में कमा सकते हैं। निफ्टी में हम ट्रेड करेंगे तो हमें एक तो शेयर ढूंढने की चिंता नहीं रहती है। मैं ये नहीं कहता आप बाकी सारी विधियां छोड़ देना, बाकी सारी विधियां मैं खुद भी करता हूं, और विधियां यथावत चालू ही है। इसको किसी के पास नया पैसा हो तो इस विधि को प्रयोग कर सकता है, या इस विधि को उसको कहाँ पे प्रयोग करना है। अभी मेरे पास एक बड़े अधिकारी जी का फोन आया, वो रिटायरमेंट हुए। रिटायरमेंट होने पर उनको 55 लाख रुपए मिले, और 55 लाख रुपए उन्होंने, जब मार्केट 18,000 के आसपास था तो सारे के सारे 55 लाख रुपए उसके अंदर घुसेड़ दिए। और उसके बाद अब उनका पोर्टफोलियो 23 लाख रुपए के घाटे में आ गया। शेयर उनके सब अच्छे हैं, अच्छी ब्लू चिप कंपनियों के हैं, लेकिन खरीदने का समय रोंग है। अब उस 23 लाख के घाटे को देख के छटपटा रहे हैं। उनका मन कर रहा है कि मैं ये 23 लाख का लॉस बुक कर लेता हूं, क्योंकि लोग बाग डराते हैं कि अब यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ये हो रहा है, परमाणु बम फूट जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी, कोरोना की एक लहर और आ रही है, वो आ रहा है, ये आ रहा है। दुनिया में ये सब चलता रहता है। तो उनकी भी इच्छा है, इस तरह के लोग जो शिफ्ट होना चाहते हैं, उनकी शिफ्टिंग होने की इच्छा है। वो कह रहे हैं कि साहब मैंने शेयर ले गलती कर दी, मैं ये करता, मैं म्यूचुअल फंड ले लेता, वो करता। असल में जिनको शिफ्ट होने की इच्छा है वो भी एल्केमिस्ट विधि में धीरे धीरे, जैसे जैसे फंड की जरूरत पड़े वैसे वैसे अपने जो नॉन परफॉर्मिंग शेयर है, जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, जिनको बेचना ही चाहते हैं, मैं कभी लॉस बुक करना रिकमेंड नहीं करता, लेकिन उनकी इच्छा ही है, तो धीरे धीरे उसके अंदर शिफ्ट हो सकते हैं। और सारी विधि अब लंबी हो गई है, वीडियो कई भाग में मुझे बनाना पड़ेगा, तो मैं आपका पूरी बातें इन वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा आगे। तो एक तो शिफ्ट होने वाले इसको यूज़ कर सकते हैं, या जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा है वो निफ्टी में भी इसको हाथ साफ करना चाहते हैं एल्केमिस्ट विधि में,
तो वो लोग यूज कर सकते हैं। आपको मालूम चलेगा कि किसी भी अन्य विधि की तुलना में ये सर्वाधिक परफॉर्मिंग रहेगी। इसमें जो है नोशनल लॉस भी आपको कम दिखेगा और लॉस होने के चांसेस भी किसी भी अन्य विधि की तुलना में कम होंगे। और निफ्टी के अंदर हम क्या यूज करेंगे, इसमें कोई कॉल पुट ऑप्शन फ्यूचर इंट्राडे फिंट्राडे यूज नहीं करने वाले हैं। हम इसमें सिर्फ निफ्टी ETF का प्रयोग करने वाले हैं इस विधि के अंदर। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी विधियों का प्रयोग करके, मेरी विधियां बाकी भी रॉन्ग नहीं है, अभी देखो मार्केट गिर रहा है तो भी मेरे जिन फॉलोअर्स ने मेरी विधियों का प्रयोग करके पिछले 15 दिन में जीरो दा के 60 डे विनर चैलेंज जीते हैं, पहले उनको बधाइयां दे देते हैं। आइए देख लीजिए। ये पहला सर्टिफिकेट है अजीत मौर्य जी का, दूसरी बार जीता है इन्होंने। अजीत मौर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। अमित कुमार जैन जी ने तीसरी बार जीता है। अमित कुमार जैन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा रमेश शाह जी हैं, आशा रमेश शाह जी ने ये 5वीं बार जीता है। आशा जी आप और रमेश जी आप दोनों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशीष कुमार वाजपेयी जी है, 8वीं बार जीता है। आशीष कुमार वाजपेयी जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। बड़ी खुशी होती है जब फॉलोअर 8 दोनों बार सर्टिफिकेट जीतते हैं। दीपक कुमार हंस जी ने 9 बार जीता है, देखो इन्होंने भी बहुत खुशी दी। दीपक कुमार हंस जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। दीपेश कुमार बलदेव भाई जादव जी हैं, दीपेश कुमार बलदेव भाई जादव जी आपको बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आप आगे सर्टिफिकेट जीत के भेजते रहें। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी है, 10वीं बार जीता है। दिव्यांग जी खुश कर दिया आपने। दिव्यांग शंकर भाई पटेल जी 10वीं बार जीता है, बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरदेश कुमार पारासरी जी हैं, 4थी बार जीता है। हरदेश कुमार पारासरी जी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। लक्ष्मण भाई अर्जन भाई वावड़िया जी है, लक्ष्मण भाई अर्जन भाई वावड़िया जी बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप तरक्की करते रहें, ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। मुकेश कुमार जी ने 7वीं बार जीत के भेजा है। मुकेश कुमार जी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। नागेश आनंदा बोराटे जी हैं, 5वीं बार जीता है। नागेश आनंदा बोराटे जी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। नीरज कुमार पांडे जी हैं, 5वीं बार जीता है। नीरज कुमार पांडे जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। निधि वाजपेयी जी हैं, 8वीं बार जीता है। निधि वाजपेयी जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, ओम प्रकाश शर्मा जी आपको भी बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही आगे बढ़ते रहें आप। रामपाल सिंह यादव जी हैं, रामपाल सिंह यादव जी ने 5वीं बार जीता है। रामपाल सिंह यादव जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रंजन बेन अरविंद भाई ठक्कर जी हैं, 6ठी बार जीता है। रंजन बेन अरविंद भाई ठक्कर जी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। रुचि महाजन जी हैं, 3री बार जीता है। रुचि महाजन जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सारिका आनंद दौलताबाद जी हैं, सारिका आनंद दौलताबाद जी ने 3री बार जीता है। बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सोनू आर्य जी हैं, 5वीं बार जीता है। सोनू आर्य जी आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। सुनील कुमार वैष्णव जी हैं, 5वीं बार जीता है। सुनील कुमार वैष्णव जी आपको भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। यदि आप भी जीरोधा का 60 डे विनर चैलेंज सर्टिफिकेट जीतते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, वहां आप भी भिजवा सकते हैं। अब मैं आपको अल्केमिस्ट विधि के नियम बता देता हूँ, रूल्स बता देता हूँ। तो नियम्स और रूल्स के लिए आप एक बात ध्यान रखना कि यदि आप ये पूरा वीडियो नहीं देखने वाले हैं या वीडियो को भगा भगा के देखने वाले हैं, बहुत ही जल्दी आप फटाफट करोड़पति होने का कोई फार्मूला चाहने वाले हैं, तो आप कृपा करके वीडियो को यहीं से बंद कर देवें। आगे जाके अपनी फेसबुक चलाएं, अपने व्हाट्सएप चलाएं, क्योंकि वीडियो को यदि आप पूरा नहीं देखेंगे तो आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अभी मेरे पास एक ईमेल आया कि महेश सर आपकी बताई बॉटम आउट हंटिंग विधि से मैंने ढाणी कंपनी के शेयर लिए जो 68% के लॉस में, अब मैं क्या करूँ, फंस गया मैं। तो उसने श्योर ही बॉटम आउट हंटिंग का वीडियो भगा के देखा होगा, क्योंकि किसी इस विधि से कैसे एवरेज करना है वो सब मैंने बताया। इसने कहा था मैं कई बार एवरेज कर चुका हूँ। तो जल्दी एवरेज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं अपना ईगो उसके अंदर साथ में शामिल कर देते हैं। कोई शेयर जब गिरता होता है तो हम उसको फास्ट एवरेज करते हैं। इसलिए इस बार के रूल्स में आप पढ़ रहे हैं नो एवरेज आउट, एवरेज आउट का सिस्टम ही नहीं रखा हमने। मैंने इस रूल्स के अंदर अल्केमिस्ट विधि के अंदर एवरेज आउट का इस बार सिस्टम ही नहीं रखा। हम लोग क्या करते हैं जल्दी उसको एवरेज करने लगते हैं, या वीडियो को भगा के देखते हैं, मोटी बात समझ लेते हैं, बस अब आ गया, हमें समझ में आ गई, अब हम कर लेंगे। उसमें फिर 4 नियम अपने और मिलाते हैं। देखो मैं अपने जीवन के प्रारंभिक काल के अंदर स्कूल के अंदर जो टीचर भी रहा था, मैं विज्ञान का अध्यापक था, तो बच्चों को मैं इंपॉर्टेंट पर्सन बताता था। बोर्ड की परीक्षा होती है उसके 2 दिन पहले बच्चों को कहता कि मैं आपको इंपॉर्टेंट पर्सन बताता हूँ। अब देखो बोर्ड की परीक्षा के अंदर पेपर के अंदर लगभग 20% आते थे
और मैं बच्चों को इंपॉर्टेंट पर्सन छंटवाता तो लगभग 45-50% छंटवाता। तो वो कहते सर बहुत ज़्यादा हो गए, पूरी किताब ही छंटवा दी। अरे भाई 20% तो एग्जाम में आएंगे, पेपर थोड़ी आउट करवा रहा हूँ मैं। तो वो कहते नहीं साहब पूरी किताब ही छंटवा दी, बहुत ज़्यादा हो। फिर बच्चे उसमें अपना दिमाग लगाते, उस 45-50% में से इम्पोर्टेंट छांटते, उसमें से 5-10 इंपॉर्टेंट में से इम्पोर्टेंट छांटते और उसके बाद कहते कि सर आपका बताया हुआ था एक ही नहीं आया पेपर में, 15% अलग ही आए थे। तो उन्होंने उस 45% को देखा ही नहीं, 45 को पढ़ा ही नहीं। तो इस तरह से आपको वीडियो, आज भी मैं ये कह रहा हूँ, वीडियो पूरा देखोगे तो ही मेरे कंसेप्ट को अच्छी तरह समझ पाओगे। जो कहते हैं वीडियो आप लंबे लंबे बनाते हो, कोई कहते हैं आप बकवास ज़्यादा करते हो, स्टोरियाँ ज़्यादा बताते हो, तो वो कृपया करके मत देखो भाई। फेसबुक व्हाट्सअप चलाओ, आनंद करो, ज़िंदगी का एंजॉय करो। यूट्यूब पे वीडियो देखो और भी अन्य अच्छे वीडियो आते हैं। तो अब आपके लिए मैं बताता हूँ एल्केमिस्ट विधि के, मेरे आज की विधि के नियम मैं आपको समझाने वाला हूँ। अब इस विधि का पहला नियम क्या है कि इसके अंदर एक निफ्टी ETF के अंदर हम 15,000 रुपये से ज़्यादा एक बार में नहीं लगाएंगे। एक निफ्टी ETF के अंदर हम 15,000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। इसके अंदर निफ्टी ETF का चुनाव करेंगे और लार्जेस्ट वॉल्यूम वाले 5 निफ्टी ETF का चयन करेंगे। वो कैसे करते हैं मैं आपको भी दिखा दूंगा वीडियो में, प्रैक्टिकल भाग भी साथ साथ चलेगा। ये नियम बताने के बाद मैं आपको सीधा इसका प्रैक्टिकल भाग में यही बात समझाने वाला हूँ कि निफ्टी के लार्जेस्ट वॉल्यूम वाले 5 ETF का हम सिलेक्शन करेंगे। 5 के बाद छठे की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी जरूरत पड़ेगी तो आप छठा भी ले सकते हैं, बाकी मेरे अनुसार इसकी जरूरत नहीं पड़ती, 5 बहुत होते हैं। तो यदि आपके पास 1 लाख रुपए की राशि है तो आपको एक निफ्टी ETF में 15,000 रुपये से ज़्यादा का एक बार में निवेश नहीं करना है। अब आपको इस तरह से गुणा करने की, यदि आपके पास 2 लाख की राशि है, आप लगाना चाहते हैं, तो एक निफ्टी ETF में 30,000 से ज़्यादा का निवेश नहीं करना है। 3 लाख की राशि एक बार में लगाना चाहते हैं तो 45,000 से ज़्यादा निवेश नहीं करना है। 4 लाख की राशि लगाना चाहते हैं तो 60,000 से ज़्यादा निवेश नहीं करना है। 5 लाख की राशि लगाना चाहते हैं तो 75,000 से ज़्यादा का निवेश नहीं करना है। इस तरह से आपको, इस तरह से इसको जैसा आपकी राशि है उस हिसाब से आपको तय करना है कि किसी एक, आप यदि 10 लाख लगाना चाहते हैं तो आपको एक निफ्टी ETF में 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा का निवेश नहीं करना है। इसमें हम एवरेज आउट का सिस्टम नहीं रखेंगे, नो एवरेज आउट। वो आपको बताऊंगा मैं कि किस तरह से लेंगे हम इसको, ये आगे आपको आगे के भाग में समझ में आ जाएगा। लेकिन एवरेज आउट का इसके अंदर सिस्टम नहीं है। इसके अंदर हाँ हम SIP का यूज़ कर सकते हैं कि जब बाद में, अब हमारा यदि ट्रैप हो जाता है, ट्रैप होना जानते हो ना कि आपका निफ्टी ETF आपने लिया और वो टूट गया, तो हमारा सिस्टम इसके अंदर, आपने कोरोना में सुना होगा कि किसी के कोरोना होता तो उसको 15 दिन के लिए क्वारंटाइन कर देते थे। तो क्वारंटाइन सिस्टम रहेगा, उसको क्वारंटाइन करेंगे हम बैठे बैठे। उसके अंदर SIP से रेमडेसिविर लगाएंगे, उसके अंदर हम SIP से आराम से रेमडेसिविर लगाएंगे। उसको जो है 15 महीने की SIP आराम से ठाठ से करेंगे तो आराम से बाहर आ जाएगा, कोरोना उसका रिकवर हो जाएगा, जब तक हमारे दूसरे ETF पैसे को कमाते रहेंगे। यदि कोई ऐसा हो गया तो हम उसको क्वारंटाइन सिस्टम रखा है मैंने, वो मैं आगे आपको बताऊंगा किस तरह से करना है। आप बिल्कुल नहीं घबराएं। कोरोना का तो मैंने एग्जाम्पल दिया है, यानी उसको अलग कर देंगे और उसको SIP में डाल देंगे। एक बार ऐसे समझेंगे हमारा म्यूचुअल फंड है, इसमें SIP चल रही है, लेकिन वो विधि कब आएगी, वो स्थिति कब आएगी, उसके लिए मैंने एक पॉइंट रखा है। उस पॉइंट पे जब स्थिति आती है हमें पता चल जाएगा कि अब इसको क्वारंटाइन करने का समय आ गया है, अब इसमें SIP स्टार्ट करने का समय आ गया। लेकिन एवरेज आउट नहीं करेंगे। एवरेज आउट में क्या होता है कि बहुत सारा पैसा आपका एक साथ उड़ जाता है। जब कोई ETF में आपने पैसा लगाया, वो यदि गिर रहा है तो समझो कि मार्केट गिर रहा है, और मार्केट जब गिरना चालू होता है तो लगातार गिरता रहता है। तो इसको यदि एवरेज आउट करते हैं बार बार हम, तो हमारा बहुत सारा पैसा एक साथ उड़ जाता है। तो बहुत सारा पैसा हम एक साथ नहीं उड़ाना चाहते। हम चाहते हैं 15,000 का एक ETF यदि क्वारंटाइन हो भी गया तो बाकी के हमारे पास 1 लाख रुपए है, बाकी के 85,000 अन्य ETF के अंदर पैसा कमाते रहेंगे। वो कैसे कमाएंगे आपको आगे आगे मैं प्रैक्टिकल में दिखा दूंगा, सारी चीज़ें बैक टेस्ट करके अच्छी तरह से दिखा दूंगा। अब प्रॉफिट टारगेट क्या रखेंगे, इसमें 6% रखेंगे, वो भी क्लोजिंग बेस पे रखेंगे। क्या होता है ETF दिन में बहुत हाई प्राइस पे जाता है, कई बार आपको ETF बहुत हाई प्राइस पे ट्रेड होते दिखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल में वो उस प्राइस पे यदि आप बेचना चाहते हो तो बिकते ही नहीं आपके, क्योंकि बहुत सारे ऑर्डर चलते हैं। तो इसलिए इस बार हमने क्लोज बेस पे रखा है। जो भी खरीदेंगे तो भी क्लोज प्राइस बेस पे खरीदेंगे, बेचेंगे तो भी क्लोज बेस पे खरीदेंगे। और वो मैं तो कह रहा हूँ मार्केट बंद होने के आधा घंटा, आखिरी आधे घंटे का समय होता है, क्लोज प्राइस उसके आसपास ही होता है। मार्केट बंद होने के जो आखिरी आधे घंटा समय होता है वो क्लोज प्राइस के आसपास ही होता है। तो खरीदेंगे भी आप ऑफलाइन ऑर्डर ने डाल के चालू मार्केट में खरीदिए। खरीदते समय भी मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट बंद होने के आधा घंटा पहले के टाइम में खरीदो, और बेचते समय भी मार्केट बंद होने के आधा घंटा आखिरी के टाइम ही बेचो। और अब बारी आती है लार्जेस्ट वॉल्यूम वाले 5 ETF कौन कौन से हम सिलेक्ट करेंगे, वो कैसे सिलेक्ट करते हैं वो आपको प्रैक्टिकल में मैं दिखा देता हूँ।
निफ्टी 50 पर आधारित सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाले ETF देखने के लिए आप nseindia.com की वेबसाइट पे आ जाना। देखो मैं आपको देखना सिखाता हूँ कैसे देखेंगे। और यहाँ जो स्टॉक वॉच लिखा हुआ है, जो इस ग्राफ के नीचे जब आप जाएंगे स्क्रॉल करने के बाद, यहाँ जो स्टॉक वॉच लिखा हुआ है, इस स्टॉक वॉच पे आपको क्लिक करना है। स्टॉक वॉच पे क्लिक करने पे भी ये निफ्टी के शेयर खुलेंगे। अभी आप ऊपर की तरफ ध्यान से देखो, यहाँ इक्विटी स्टॉक लिखा है, फिर सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड्स लिखा है, फिर ये एक्सचेंज ट्रेडेड फंड लिखा है, यहाँ ETF है। इस एक्सचेंज ट्रेडेड फंड पे आप क्लिक करोगे तो ये नीचे सारे ETF की सूची खुलेगी। और इसमें भी आपको यहाँ ये वॉल्यूम पे क्लिक करना है। तो ये तो सबसे कम वॉल्यूम वाले आगे ऊपर, किसी में 4 ही शेयर का वॉल्यूम है, किसी में 43 का है। और फिर आपको इसको दोबारा क्लिक करोगे तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाले ऊपर आगे घटते क्रम में ये निफ्टी 20 में, जैसे निफ्टी 50 पे आधारित ETF है और इसके अंदर 24 लाख शेयर का वॉल्यूम। वैसे आपको बता दूं ETF में वॉल्यूम का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें यूनिट क्रिएशन की प्रक्रिया होती है। यदि ऑर्डर ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो यूनिट ऑटोमेटिक क्रिएट करके देते हैं। बीच में इस तरह के मीडिएटर होते हैं तो यूनिट क्रिएट करते हैं, ऑर्डर आते हैं तो यूनिट को खरीदते हैं। इसके NAV पे डिपेंड करता है। ये आपका ऑर्डर जो फुलफिल हुए बिना नहीं रहता यदि आप NAV के आसपास या सही NAV के अनुसार सही ऑर्डर डालते हैं। तो इसके लिए मेरी SIP के चमत्कार से आर्थिक आज़ादी कैसे पाएं, उस बुक में मैंने पूरी यूनिट क्रिएशन, यूनिट रिडम्पशन की पूरी प्रक्रिया बताई है, ETF कैसे काम करता है। फिर भी एक बैम डाल रखा है यूट्यूबरों ने, एक चला रखा है ऐसा फर्जी कि भाई यूट्यूब में वॉल्यूम कम हो तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। इसलिए आपको वॉल्यूम देख के घबराना नहीं है। और आपको इसके लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉल्यूम वाले चूज करने सिखा देता हूँ। चलो आपके वॉल्यूम का बैम ही हो तो निफ्टी 50 पे आधारित सबसे ज़्यादा वॉल्यूम वाला ETF है निफ्टी 20। फिर आप देखोगे दूसरे इंडेक्स पे आधारित है। यहाँ जो SETF निफ्टी 50, ये SBI का ETF है, ये सेकंड नंबर पे सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला है। क्यों, आप नीचे जाते जाएंगे और निफ्टी 50 वाले आप ETF देखते जाएंगे। फिर ये ICICI निफ्टी आ गया, ये भी निफ्टी 50 पे आधारित तीसरे नंबर के सबसे ज्यादा वॉल्यूम वाला ETF है। यूँ आप नीचे चलते जाना जैसे आपको जरूरत पड़े। MNXT50 ये तो निफ्टी नेक्स्ट 50 आधारित है। नीचे अपने निफ्टी का और देखते हैं, नीचे और चलते जाइए आप। HDFC निफ्टी ETF, ये आपके निफ्टी 50 पे आधारित अगला आ गया। इस तरह से आप जो नीचे चलते जाएंगे आपको सारे ये वॉल्यूम के अनुसार हुए हुए निफ्टी 50 वाले चूज करने हैं। और कोटेक निफ्टी तो 5 से ज्यादा की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फिर भी जरूरत पड़ती है तो आप इसमें से छठा भी चूज कर सकते हैं। टोटल 16 ETF, ये BSL निफ्टी आ गया। टोटल 16 ETF जो है निफ्टी 50 पे आधारित है। इसका प्राइस इतना कम क्यों है कि इनकी फेस वैल्यू पे डिपेंड करता है। किसी की फेस वैल्यू 10 रुपए होती है, किसी की 1 रुपए ही होती है, उस हिसाब से प्राइस है। बाकी सारे ये निफ्टी पे आधारित ही होते हैं। अब मैं आपको इस विधि के नियम समझाता हूं कि एक तो इसके अंदर एवरेज आउट का कंसेप्ट हमने नहीं रखा। असल में क्या होता है, जब आप किसी शेयर को एवरेज आउट करते हैं, जैसे मान लो 100 रुपये का शेयर है, वो गिर के 96 रुपये तक आ गया। पहले वो 100 से 104 रुपये तक ट्रेड करता था। आपने इस उम्मीद में खरीदा कि भाई मैं 100 रुपये पे खरीदता हूँ, 104 पे जाता है बार बार ये, और ये मैं कमा लूँगा इसमें। लेकिन आपका खरीदना और इसका नीचे जाना हुआ, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है। अक्सर क्या होता है कि छोटे निवेशक एकदम उसको पेंदे पे जाके खरीदते हैं। वो कोई टेक्निकल समझते हैं बिल्कुल अब तो ये आखिरी आ गया। वो 100 रुपये से नीचे गिरने से पहले वो कई बार घूमेगा इस पर, 99 जाएगा, 104 जाएगा, 100 आएगा, 104 5 जाएगा, फिर 101 आएगा, 104 5 जाएगा। करते करते वो देखते हैं यार ये तो छोटा निवेशक एकदम श्योर हो जाता है कि ये तो भाई 4 रुपये तो मैंने कमा ही लिए, समझो 100 पे खरीदूंगा, 104 कमा लूँगा। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपने कभी ताश के पत्ते दिखा के खेले हैं क्या, तो आपकी पोजीशंस जो है सब दिखाई देती है। पता चलता है कि छोटे निवेशकों के पास कौन सा शेयर है, किस पोजीशन में है, तो सब पता चलता है कि आपने जब खरीद लिया तो आपके जैसे बहुत सारे होते हैं। छोटे निवेशकों की सोच एक जैसी होती है, वो सब उस 100 के आसपास ही खरीदते हैं, उसके बाद वो टूट के 96 पे आ जाता है। तो आपकी ये होती है कि अब मैं ठीक है, वो 96 तो कभी आया ही नहीं, अब इसको 96 पे ले लेता हूँ, एवरेज आउट कर लेता हूँ। फिर आपने 100 में एक खरीदा हुआ है, 15,000 100 पे लगाए, 15,000 96 पे लगा दिए, 30,000 रुपये फंस गए आपके। अब वो 96 97 98 तक जाता है, लेकिन आपको उसमें प्रॉफिट कमा के निकलने, आपका एवरेज प्राइस ही लगभग जो है 98 के आसपास आ रहा है। तो आपको प्रॉफिट कमा के निकलने के 98 से ऊपर चाहिए, लेकिन वो 96 97 98 96 97 98 96 97 98 ऐसे घूमता रहेगा। 95 हो जाएगा, 95 96 97 98 और फिर आपके और कम होकर एकदम से वो एक झटके से 90 पे आ जाता है। तो आप एक बार और 15,000 की एवरेज आउट कर लेते हैं, 45,000 का आपका इन्वेस्ट फंस जाता है। अब वो 90 93 तक जाता है, 94 तक जाता है, 95 तक। लेकिन आपकी तो 3 ये तरह की एवरेज है, 95 करीब तो आपका एवरेज प्राइस ही आ रहा है, आपको प्रॉफिट मिलता नहीं है। लेकिन यदि ये अलग अलग होते, यदि आप 90 वाले पे खरीदते तो आपको ये 95 तक आराम से ट्रेड का लाभ मिल जाता। तो एवरेज आउट करने की जगह अब इसको अलग अलग कैसे करेंगे, वो सारा खेल इसके अंदर आधारित है। एल्केमिस्ट विधि में
इसको हम एवरेज आउट नहीं करेंगे, इसको हम दूसरे ट्रैक पे ले जाएंगे, ट्रैक चेंज करेंगे इसका ट्रैक। जैसे एक रेलगाड़ी होती है वो सीधी लाइन पे चलती है और फिर लाइन से स्टेशन की तरफ जाते हुए ट्रैक चेंज करती है, दूसरे ट्रैक पे आ जाती है। तो यदि ये 6% प्रॉफिट देता रहेगा जब तक, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी बीज लेंगे, 15,000 लगाएंगे और उसको आराम से इंतजार करेंगे। आप SIP विधि में भी एक गलती करते हैं। SIP में क्या करते हैं, बार बार एक जैसी विधि पे खरीदते रहते हैं। कोई कहता है मैं 7 दिन की SIP करता हूँ, कोई कहता है 15 दिन की करता हूँ, कोई कहता है मैं पर डे ही करता हूँ, रोज़ ही करता हूँ। तो थोड़े दिन तो मार्केट बढ़ता होता है तो उसको इजीली मुनाफा मिलता रहता है। अभी घटते में रोज़ कितने दिन करेगा, 1000 रुपये भी रोज़ के लगाएगा तो 30 दिन में 30,000 रुपये अंदर चले जाते हैं। फिर हाथ खड़े कर देता है, मारो 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 ऐसे करने लगता है, मेरे को मारो। तो मार्केट वाले मारते हैं, जम के पिटाई करते हैं। फिर हमारे पास आता है मतलब रोते हुए कि मेरे 68% का घाटा हो गया, 75% का घाटा हो गया, 23 लाख का घाटा हो गया, क्या करूँ। अब हम क्या बताएं, भगवान थोड़ी है, बैठ जा भाई शांति से, यही कहते हैं, चुपचाप रहो। तो इसमें थ्योरेटिकल भाग को बड़े ध्यान से समझ लीजिए कि पहले आपने यदि निफ्टी बीज ETF में स्टार्ट किया, 15,000 का निवेश किया, तो आपको 6% प्रॉफिट आने तक कुछ नहीं करना और 6% घाटा आने तक कुछ नहीं करना। तो बीच में चलता रहेगा, कभी 1% प्रॉफिट आएगा, कभी 2% आएगा, लॉस में जाएगा, -1 जाएगा, -2 जाएगा। लोग फिर जल्दी जल्दी परचेज कर लेते हैं, -1 जाता है तो और खरीद लो, एवरेज कर लो। तो एवरेज कुछ नहीं करना आपको, या तो 6% प्रॉफिट आ जाए या 6% का नुकसान आ जाए। तो आप देखेंगे बढ़ते मार्केट में तो 6% का प्रॉफिट ही आएगा, 6% नुकसान आना बढ़ते मार्केट में बड़ा मुश्किल स्थिति होगी आपको। बढ़ते मार्केट में तो बार बार मिलेंगे कि 15,000 लगाए, 6% प्रॉफिट आया, कमाए और मौज की, चले गए। फिर अगले दिन क्या करना है, अगले दिन फिर से इसी को खरीदना है नेक्स्ट डे। और खरीदेंगे कब, क्लोजिंग प्राइस पे खरीदेंगे। 15,000 का निवेश क्लोज प्राइस पे ही करना है, मार्केट बंद होने के 5, 10, 15, 20, 25 मिनट पहले करना है। क्लोज प्राइस के आसपास ही 15,000 का निवेश करेंगे और पर डे आपको मार्केट एक बार बंद होते समय खोल के चेक कर लेना। यानी 3 बजे के आसपास आप अपने अलार्म भर के छोड़ लो फ़ोन के अंदर कि आपको 3 बजे याद दिला दे। 3 बजे से लेके 3:20-25 तक आप एक बार मार्केट खोल के चेक कर लो। आपका शेयर यदि निफ्टी भी 6% से ज़्यादा प्रॉफिट में आ चुका है तो बेच के प्रॉफिट बुक कर लो, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, इंतजार करो कि वो 6% के घाटे में कब आता है, 6% के लॉस में कब आता है। तो बढ़ते मार्केट में आप देखोगे कि वो 6% आराम से आपको इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। क्योंकि क्या है, 2 दिन 3% मार्केट बढ़ा तो 2 ही दिन में 6% हो जाता है। तो आराम से बुक करो, प्रॉफिट एंजॉय करो। अगले दिन फिर से 15,000 लगाओ क्लोजिंग प्राइस पे। जिस दिन प्रॉफिट बुक कर लिया उस दिन तो घर पे जाओ, अगले दिन फिर से क्लोज प्राइस पे 15,000 लगाओ और फिर प्रॉफिट मिल जाए तो 6% फिर मिल जाएगा। मैं आगे एक्सेल शीट दिखाऊंगा आपको। कई बार बुल मार्केट में तो लगातार ही मिलेगा, ये लगातार इसमें 15,000 के अलावा पैसा भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी पैसा पड़ा है आपके, उसको जो हाइब्रिड फंड में रख सकते हो आप, डेब्ट फंड में रख सकते हो, बैंक FD में रख सकते हो। बाकी पैसा आगे पड़ा है, जब जरूरत पड़ेगी जब लगाएंगे उसको आराम से। तो एक आप गलती ये भी करते हैं कि बाद में फिर लोग पूरा पैसा बड़े मार्केट में एक साथ ही डाल देते हैं। ये 6% जब मिलता है ना, 15,000 पे 6% जब 4-5 बार मिल जाता है तो वो कहते हैं क्या यार, बाकी आगे ये गिरने वाला ही नहीं है, ये तो मार्केट तो बुल रन में है। और आपको जो टेलीविजनों पे, अखबारों में सब पे बताएंगे इंडिया की ग्रोथ स्टोरी इंटैक्ट है और सब कुछ अच्छा ही चल रहा है। कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था हमारी तेज़ी से रफ्तार पकड़ने लगी है। और ये जो बड़े बड़े एनालिस्ट बैठेंगे वो कहेंगे कि आज निफ्टी 18,000 है और ये देखिए इस साल के अंत तक 28,000 जाएगा, दिवाली पे 35,000 जाएगा। तो इस तरह की बातें आपको सुननी नहीं है, टेलीविज़न तो देखना ही नहीं है। मैं न्यूज़ चैनलों का जो विरोधी नहीं हूँ, लेकिन आपको बायस होने से बचाने के लिए, आपको अखबार पढ़ने नहीं है, टेलीविज़न देखना नहीं है। और यदि पढ़ते हो, टेलीविज़न देखते हो तो अपने बुद्धि और विवेक को भी जागृत करके रखो, उसके अंदर देखो। अब आपको जब मार्केट गिरना चालू होगा तो क्या होगा कि आपका ये जो ETF है ये -6% के अंदर आ जाएगा। यहाँ वो ट्रैक चेंज करने की बात आती है। जब ये -6% पे आ जाएगा तब आपको ये निफ्टी बीज ETF है, इसको तो ऐसे कैसे आप समझ जाना कि अब इसका जो टाइम शुरू हो गया है, इसको हम जल्दी में एवरेज आउट भी नहीं करते, लेकिन बियर फेज में चालू हो चुका है। हो सकता है इसमें निकलने में हमें कुछ समय तक इसको होल्ड करना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं। आप पर्टिकुलर शेयर को होल्ड करते हैं तो आप जो घबरा जाते हैं कि उठ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन निफ्टी बीज को यदि आप होल्ड करते हैं, एक प्रकार म्यूचुअल फंड है, यदि आप इसको आगे एवरेज आउट नहीं भी करेंगे तो आज नहीं तो कल मार्केट बढ़ेगा तो इसका वो प्राइस वापस आ सकता है, उसमें आप प्रॉफिट भी मिल सकता है। लेकिन हम इसको आपको बाहर जाने की विधि भी बताएंगे कि इसको आप एक बार इसको यहाँ से ऐसा कैसा आपको इसको क्वारंटाइन करना है। जैसे कोरोना हो जाने पर किसी क्वारंटाइन करते हैं तो ऐसा नहीं, क्वारंटाइन करने के बाद उसको ऐसे आराम से महीने भर अंदर ही रखते हैं, खाना भी देते हैं, उसको पानी भी देते हैं, उसको ट्रीटमेंट भी देते हैं, तभी तो ठीक होकर बाहर आता है। तो आप समझ लेना कि ये मेरा निफ्टी बीज बीमार हो गया। यदि ये -6% में आए तो आप समझ जाना कि मेरा निफ्टी बीज बीमार हो गया। अब आपको ट्रैक चेंज कर लेना है। आपको नेक्स्ट डे से, जिस दिन -6% हो जाए, नेक्स्ट डे से ETF, ये SBI का ETF है निफ्टी 50 का, ये भी निफ्टी 50 का ETF है, लेकिन अगले दिन से आपको इसको खरीद लेना है 15,000 का।
अब आपके नेक्स्ट 15,000 के इन्वेस्टमेंट करने की बारी तब आएगी जब पहले वाला ETF आपका -6% में आ जाएगा। अगले दिन से आपको इसको 15,000 रुपये का खरीद लेना है, क्योंकि अब ये कमाएगा। थोड़ा सा बाउंस बैक आ गया तो ये जल्दी कमाएगा। आप एवरेज आउट करते, मान लो -6% में आया, इसको आपने निफ्टी बीज को आपने 197 पे खरीदा था और ये 184 पे आ गया, 184 पे आ गया। अब आपने इसको तो क्वारंटाइन कर दिया और 184 के आसपास SBI वाला खरीद लिया है, तो निफ्टी का ETF है, लेकिन इस पे 6% कमाने के लिए इसको 190 के आसपास ही ये जब बढ़ेगा तो ये आपको इसी पे पैसा मिल जाएगा। इस पे आपको 6% पैसा इसी पे आराम से आपको मिल जाएगा। यानी ये इस बाउस के आसपास भी आएगा ना, 190 तो नहीं, 194 195 के आसपास भी आएगा, तो आपको 6% के करीब मुनाफा मिल जाएगा। तो इसके बाउंस बैक आने पे इसकी संभावना अधिक रहेगी। आप एवरेज आउट करोगे तो एवरेज प्राइस दोनों के बीच का आ जाएगा, फिर उससे 6% जाने में और ज़्यादा बढ़ना पड़ेगा उसको, जो आमतौर पर पॉसिबल नहीं होता। फिर छोटा निवेशक एवरेज आउट करता रहता है, फंसता रहता है, एवरेज आउट करता रहता है, फंसता रहता है। तो इसको तो ट्रैक चेंज यहाँ से करना है आपको। इसको आपने ले लिया, इसमें वही सिस्टम रहेगा कि ये 6% बढ़ गया तो अच्छी बात है, प्रॉफिट बुक करते रहेंगे, और ये 6% घट गया, ये वाला जब, तो इसको भी क्वारंटाइन ठोकेंगे और फिर से ट्रैक चेंज करेंगे, तीसरे निफ्टी ETF में आ जाएंगे। इस बार ICICI निफ्टी का ETF लेंगे, क्योंकि और सस्ता मिलेगा वो। उसके थोड़ा सा बार निफ्टी जैसे ही बढ़ता है, आपके क्या होता है, जब आप शेयर लेके रखते हैं तो निफ्टी नीचे से थोड़ा सा भी बढ़ता है तो आपके कुछ नहीं होता। आप क्या कहते हो, पूछते हैं आज मार्केट 158 अंक बढ़ा, क्या कमाया, लॉस रिकवर हो रहा है, पहले 20,000 का घाटा था, 19,300 का रह गया है। तब कब वो 20,000 का पूरा होगा, कब आप कमाओगे, है ना। तो उसमें थोड़ा सा ये छोटे निवेश की समस्या रहती है, वो निफ्टी के साथ होते नहीं। मार्केट 160 पॉइंट बढ़ता है, 170 पॉइंट बढ़ता है, कितना कमाया, कोई कमाया नहीं, लॉस रिकवर किया है। अब क्या करना है कि जो आपके ये -6% हो जाए, क्वारंटाइन हो जाए ETF, उनको थोड़ा रेमडेसिविर का इंजेक्शन लगाते रहना ताकि उनका कोरोना ठीक हो जाए। यानी इनमें SIP जो 15 महीने की डाल देंगे, तुरंत हम इनको SIP में ले लेंगे, 1,000 रुपये महीने की SIP डालेंगे, जिससे ज़्यादा पैसा भी नहीं फंसेगा। और 15 महीने की SIP आप इनमें करोगे तो आराम से ये ऑटोमेटिक जो है धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते ये भी 6% प्रॉफिट पे जाके बाहर निकल जाएंगे। एक ने दिन का 15 महीना कम नहीं होता, 15 महीने का अर्थ है कि लगभग 1.25 साल का समय है। और मेरा ये अनुभव है कि गिरा हो -6% कोई ETF गिर गया हो और 15 महीने की उसमें SIP 1,000 रुपये की कर दी हो तो 6% के लगभग रिकवरी इजीली आ जाती है। अब आपको कि साहब नहीं आए तो ऐसा कमेंट भी आएगा, देखो मुझे पता है वीडियो के नीचे कमेंट आएगा कि साहब 15 महीने भी SIP कर दी, उसके बाद भी निफ्टी का ये बीज हमारा -7% माइनस में चल रहा हो तो क्या करें। तो क्या करें, और करो SIP 15 महीने क्यों, 20 महीने करो, किसने कहा है, भगवान ने थोड़ी कहा है। 25 महीने करो, जब तक बाहर नहीं निकल जाते। म्यूचुअल फंड में भी तो SIP जो करते ही हो यार, म्यूचुअल फंड ही तो एक प्रकार का। यहाँ एक बात और ध्यान रखें, आप यदि आपने 1 लाख रुपए से प्रारंभिक निवेश चालू किया है और 15,000 एक ETF में लगाए हैं तो SIP की अमाउंट 1,000 रुपये प्रति माह करके 15 महीने की करनी है। यदि आपने 2 लाख रुपए से निवेश प्रारंभ किया है, एक ETF में 30,000 रुपये लगाए हैं तो ये SIP की अमाउंट 2,000 रुपये हो जाएगी। और यदि आपने एक ETF में 45,000 रुपये लगाए हैं तो SIP की अमाउंट 3,000 हो जाएगी। 60,000 लगाए तो SIP की अमाउंट 4,000 हो जाएगी। 75,000 लगाए तो SIP की अमाउंट 5,000 हो जाएगी। इस प्रकार से SIP की ये जो 1,000 रुपये की अमाउंट बताई है 15 महीने के लिए, ये 15,000 रुपये यदि हम एक ETF में लगाते हैं तो 1,000 रुपये है 15 महीने के लिए। यानी पूरा एवरेज आउट होते होते उसको 15 महीने का टाइम लगेगा। इस बात को भी ध्यान में रखें। तब आपको थ्योरेटिकल बात समझ में आ गई होगी कि -6% यदि अपना ETF हो जाता है तो हम अपने उसको ट्रैक चेंज कर लेंगे। पहले वाले में तो 1,000 रुपये महीने की SIP करके छोड़ देंगे, उसमें 15 महीने के आसपास का टाइम लगेगा उसको बाहर निकलने में। हो सकता है कम भी लगे, 5 महीने लगे तो आपका क्या जाता है, जल्दी हो गया रिकवर, फिर से पैसा आपके हाथ में आ गया। लेकिन मैं मैक्सिमम टाइम पीरियड लेके चलाऊँ, मानते चलाऊँ 15 महीने के करीब आपको लग सकते हैं। और फिर हम ट्रैक चेंज करके तीसरा ETF ले लेंगे। यानी 2 ETF यदि हमारे इस तरह से हो गए, -6% में चले गए, तो फिर -6% में जब दूसरा जाएगा तो फिर तीसरा ICICI निफ्टी ETF में सिस्टम चालू कर देंगे। तो चूंकि नीचे के प्राइस पे आएगा, आप नीचे खरीदोगे उसको तो उसमें 6% का बाउंस बैक जल्दी आएगा और आपको 6% प्रॉफिट मिलता रहेगा। फिर वही सिस्टम है, आपने ICICI निफ्टी ETF ले लिया, इसमें 6% का प्रॉफिट मिल गया तो अगले दिन क्या करना है, वापस ICICI निफ्टी ETF ही खरीदना है। फिर इसमें इंतजार करो, दोबारा 6% भी मिल सकता है। फिर उससे अगले दिन भी क्या करना है, वापस ICICI निफ्टी ETF खरीदना है। अब की बार ये -6% हो गया और फिर आप पहले वाले 2 इस दरमियान आपके या तो 1,000 रुपये महीने के SIP विधि से निकल गए होंगे, नहीं निकले हैं तो आपके पास 3 ETF होल्ड हो जाते हैं, निफ्टी बीज ETF, SBI का ETF और ICICI का ETF। तो अब हमें क्या करना है, फिर से ट्रैक चेंज करना है
चौथा जो कोटक निफ्टी ETF के अंदर फिर हम क्या करेंगे, SIP स्टार्ट कर देंगे, या HDFC निफ्टी ETF के अंदर SIP स्टार्ट कर देंगे। तो इस तरह से मैं आपको आगे प्रैक्टिकल में एक्सेल शीट में दिखाऊंगा, और मेरी ज़रूरत ही नहीं है, मेरे फॉलोवर्स भी अभी जो है बहुत सी एक्सेल शीटें बनाएंगे, मुझे पता है कि अभी मैं आपको मौका देता हूँ। आज वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, अगला इसका प्रैक्टिकल बाका शीट में अगले वीडियो में बनाऊंगा, जिसमें आपको पूरी एक्सेल शीट बताऊंगा। आप कमेंट करके बताना कि अपने 1 साल के डाटा का प्रयोग करें, 2 साल के डाटा पे बैक टेस्ट करें, 3 साल के डाटा पे करें, या जो है 6 महीने के डाटा पे करें, 3 महीने के पे करें। तो वैसे तो लंबी अवधि का पीरियड होना चाहिए, मैं चाहूँगा कि आप लोग 1 साल 2 साल 3 साल जितनी लंबी अवधि बताएं उतना अच्छा है। आप खुद भी अपनी एक्सेल शीट इसकी बैक टेस्ट की बनाएं। आपको ये होमवर्क मैंने जो सौंप दिया है, जो फॉलोअर अच्छी बैक टेस्ट की शीट बनाएगा, इसकी फर्स्ट क्लास बनाए, समझने योग्य हो, समझाने योग्य हो, सबको समझा सके अपने, तो उसी की सीट में मुझे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं। अगले वीडियो में उसी की सीट दिखाई जा करके और अगला वीडियो बना के समझाया जाएगा। और यदि कोई नहीं बना पाता है तो फिर मुझे बनानी है ही है। आपको आज की विधि समझ में आई या नहीं आई, कैसा लगा, इसका पार्ट 2 लेके आना है कि नहीं आना, प्रैक्टिकल बताना है कि नहीं बताना, ठीक है। तो ये सब बातें आप कमेंट करके बताना अवश्य। मुझे कमेंट का रिप्लाई करने का टाइम नहीं मिलता है, फिर भी मैं ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट का रिप्लाई देने का प्रयास करता हूँ। जिनको रिप्लाई नहीं मिले वो तो सही ना हो, फिर से कमेंट करने का प्रयास करें, हो सकता है अगली बार आपको रिप्लाई मिल जाए। तो आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शेयर बाजार में निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। यद्यपि मैं महेश चंद्र कौशिक सेबी से पंजीकृत रिसर्च एनालिस्ट हूँ तथा मेरी तरफ से बेस्ट जानकारी प्रोवाइड कराने का पूरा प्रयास करता हूँ। पर शेयर मार्केट में कोई भी ट्रेडिंग या निवेश का सिस्टम 100% परफेक्ट नहीं होता। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी से आपको शेयर बाजार में 100% लाभ ही होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको इससे नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अतः इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए समझा जावे तथा इसमें बताई गई जानकारी का उपयोग स्वयं विवेक से करें। मैं इस वीडियो का निर्माता किसी भी नुकसान के लिए उत्तरदायी नहीं रहूंगा। धन्यवाद।